हाय मित्रों, आज हम लोग एक नया वीडियो शुरू करने चल रहे हैं एक नए अध्याय के साथ। क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स का आप लोगों को पता है कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, ये वाला अध्याय आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम क्या है? प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन या फिर लेंस। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। आधे से छोड़ के चले जाएंगे, वीडियो पूरा नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए और पक्का बता रहे हैं कि इस चैप्टर से आपको 4 से 5 नंबर पक्का मैं दिला दूंगा। पक्का समझ लीजिए, और हर बार आता है। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा देखिए। पहली चीज़ तो इस वीडियो को, इसके बाद लगातार इसी क्रम में और वीडियो आने वाली है। उन सभी वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और बोर्ड पेपर छोड़िए, आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन समझने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल और दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होते उसको समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा जो पहली हेडिंग हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो हेडिंग पहले हम लिख लें, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इस अध्याय को एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ाने वाला हूं। चाहे आप पढ़े हो ना पढ़े हो, इससे मतलब नहीं है। ध्यान से सिर्फ देखते रहिए और समझते रहिए और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। मैं आपको एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हम गोलीय अवतल पृष्ठ होता क्या है। तो गोलीय अवतल पृष्ठ का मतलब समझिए, जैसे कि कोई एक पृष्ठ हो, चाहे वो कांच हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, और उसका जो एक पृष्ठ हो वो अवतल हो। कैसा हो? अवतल। अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। ठीक है, अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। और जो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कांच है, एक कांच है और उसको इस तरह से काट लिया गया है। ये क्या बन गया है? गोलीय अवतल पृष्ठ। और इससे हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है? हमें इससे अपवर्तन ज्ञात करना है, इसमें अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि देखिए, माध्यम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आपको पता है। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जो आप पिछली क्लास में पढ़े थे। तो समझिए इस गोलीय अवतल पृष्ठ के बारे में। तो ये अवतल पृष्ठ है और इसका जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं क्या? ध्रुव या पोल। इसे पी से डिनोट किया जाता है। ठीक, और ये जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक, अब क्या किया जाता है? इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होती हुई एक रेखा खींच दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा। और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष रेखा। अब चलिए और इसके बाद अब क्या करना है हमें? इसी मुख्य अक्ष रेखा पर कोई एक वस्तु रख देनी है, ओ आकार की। ओ, ठीक है, और ओ आकार की कोई वस्तु रख देनी है। अब क्या करना है? इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आपतित, मतलब इस पृष्ठ पर आपतित करवानी। जैसे चलिए एक आपतित करवाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इस पृष्ठ को ए बिंदु पर आपतित करते हैं। कहाँ पे? ए पर। तो यहाँ जो प्रकाशिक केंद्र होता है, एक बात समझिए क्या है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और ये उसका केंद्र है। बात समझो यहाँ पे जरा। एक गोला मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब ये गोला है और ये इसका केंद्र है। अब आप लोग बताइए, इस गोले से चाहे जहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, प्रत्येक जगह अगर स्पर्श, ये कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? परिधि पर। और परिधि से क्या होता है? परिधि की जो स्पर्शी होती है वो वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस प्रकाशिक केंद्र को इससे मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या करेगी?
90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कहने का मतलब ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष रेखा। कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष रेखा। और अब बात समझो, मेन बात, जो सबसे मेन बात होने वाली है। मेन बात क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चूंकि ये कैसा माध्यम है बाहर? वायु, ये कैसा है? कांच। अब मान लीजिए वायु का अपवर्तनांक n1 है और कांच का अपवर्तनांक n2 है। अब देखिए, जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, कहने का मतलब वायु से कांच में जाएगी, मतलब सघन से विरल में, तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका अभिलंब कौन सा है? ये वाला, यही है अभिलंब। तो ये ऐसे नहीं जाएगी, जैसे ये गई है ऐसे नहीं जाएगी, ये इधर कट जाएगी, ऐसे इधर से होके जाएगी ऐसे। अब क्या करना है? ऐसे जाएगी, चूंकि अब अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ेगी ना, अब अभिलंब की ओर उधर मुड़ेगी, तो इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे? पीछे को बढ़ा लेंगे ऐसे, और यही मुख्य अक्ष रेखा पर ये आएगी आई, और यही क्या होगा? इस O का प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए इसका एंगल निकाल लें। अब मान लीजिए, देखिए जैसे अपवर्तन होता है, यहाँ से हम अपवर्तन पढ़ते हैं ऐसे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या हो गया? ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, सीधा जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये वाला कोण क्या होता है? आई होता है। ये वाला कोण क्या होता है? आई। तो वैसे यहाँ से जब O से और C के बीच में जो कोण बनने वाला है वो कौन सा कोण होगा? आई हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे अपवर्तन वाला जो कोण होता है क्या होता है? आर। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तन वाला कोण ये है, कहाँ है? अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? आर। तो ये है हमारा अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण जो विचलित होकर उधर चली गई। अब इसी को हमने पीछे बढ़ाया है, तो अभिलंब वाली लाइन ये है, अपवर्तित किरण वाली लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कोण कौन सा होगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं, इस ए बिंदु से इस वाले बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे, इस मुख्य अक्ष रेखा पर। मान लो ये अब लंब कौन सा हो गया? एम बिंदु हो गया। कौन सा? एम बिंदु। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? एच है। इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनने वाले हैं इनको हम अल्फा, बीटा और गामा का नाम दे दे रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अब एक बात समझो, एक चिन्ह परिपाटी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि समझिए ये हमारा चिन्ह परिपाटी है, ये आपको पता होगा, कक्षा 10 में मैथ में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इधर कोई भी अगर आप लेंस बनाइए तो वस्तु को सदैव बाईं ओर रखिए। किधर रखिए? बाईं ओर। कोशिश यही कीजिए। और इसका जो इमेज बने वो दाईं ओर। प्रयास हमारा ये होगा कि दाईं ओर इसका इमेज बने। नहीं बनता कोई बात नहीं है, लेकिन वस्तु सदैव हम किधर रखते हैं? बाईं ओर। जैसे यहाँ पे ये लेंस है तो यहाँ ये ध्रुव जो है ये हमारा मुख्य अक्ष, ये वाली रेखा है, सदैव समझ लीजिए ध्रुव जो होगी इसी रेखा पर बनेगा। अब समझ लीजिए इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? ऋणात्मक। और इधर की जितनी भी दूरियां होती क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। अब बात समझिए, तो जैसे हम इधर से इधर की दूरी लेंगे तो ये सारी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक हो जाएंगे, चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यही होता है। तो यहाँ O से P तक की जो दूरी है हम वो क्या ले लेंगे? क्या माना जाता है? U। अब इधर की दूरी है तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, तो U माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ ये प्रतिबिंब है और ये क्या है? ध्रुव है। अब प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? V मानते हैं। क्या मानते हैं? V। क्योंकि ये भी ध्रुव के बाईं ओर है तो ये भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। C क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी बाईं ओर है तो ये दूरी भी ले लो, तो ये दूरी को हम R से डिनोट करेंगे। कहे से? R से। अच्छा R क्या होगा? ये भी बाईं ओर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। चित्र आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया होगा। ये चित्र आप लोग एक बार बना लीजिए। इसको मैं छोटा सा एक किनारे बना रहा हूँ, इसके बाद में आपको इसका डेरिवेशन समझाता हूँ। ठीक है। बना लीजिए इसका चित्र। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? एक त्रिभुज ले लेना है। कौन सा? सबसे पहले, हाँ चलो त्रिभुज ले ले। त्रिभुज ले लें हम। कौन सा? OAC। ध्यान से देखो त्रिभुज कौन सा। अपनी कॉपी में देखते रहो, शायद इसमें आपको ज़्यादा क्लियर ना दिखाई दे। अगर नहीं दिखाई देता तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं अलग से एक ग्राफ बना करके इसका फोटो उसमें लगा दूंगा। ठीक है। OAC। अब यहाँ पे देखिए OAC, यहाँ पे देखिए O, इसको मैं अलग से एक बार तुम्हें बना के बड़ा से दिखा दे रहा हूँ।
ये O हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, है ना। ऐसे बना है। ये वाला कोण कितना है अल्फा, ये वाला कोण कितना है यहाँ वाला, देखो ये पूरा कोण कितना है आई है, और ये वाला कितना है गामा है। अब बात समझिए, अगर मैं गामा का मान निकालूं से, तो गामा बराबर हमारा क्या हो जाता है। देखिए त्रिभुज की थ्योरम में एक हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण का मान होता है वो अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अंतः दो सम्मुख कोण कौन से हैं, आई है और अल्फा है। तो हम लिख लेते हैं, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा आई प्लस अल्फा, और यहाँ से अगर हम आई का मान निकाल लें तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा त्रिभुज में देख लूँ आई ए सी से, त्रिभुज कौन सा, आई ए सी से। ठीक है, और यही वाला चित्र अब मैं बनाऊं फिर से आई ए सी वाला। तो आई, एक आई वाला कोण कितना है बीटा, और ये देखिए सी वाला कोण कितना है यहाँ पे, ये वाला आर है अंदर वाला, ये देखिए इसको। तो यहाँ से अगर मैं गामा का मान निकालूं तो गामा बराबर कितना हो जाएगा बीटा प्लस आर, अपने भी चित्र में देखते रहिए बीटा प्लस आर। और यहाँ से अगर मैं बीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर गामा माइनस आर, सॉरी बीटा का मान मुझे क्यों निकालना, मुझे तो निकालना है आर का मान, तो आर का मान निकाल लूँ। आर का मान क्या हो जाएगा, गामा माइनस का बीटा, बीटा उधर चला जाएगा, ये बन गया हमारा समीकरण 2। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, स्नेल का नियम आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में आपने पढ़ा है कि n इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर होता है, साइन आर होता है, यही तो पढ़ा है। और n बराबर होता है n2 अपान में n1। अच्छा यहाँ मैंने n2 और n1 नहीं लिखा, n1 n2। ठीक, चलिए तो अब देखिए करना क्या है, n बराबर इतना होता है तो n1 को इधर गुणा कर दीजिए, n2 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n1 साइन आई, साइन आई इक्वल टू n2 का इसमें करेंगे तो n2, और ये कितना साइन आर हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अब क्या करना है, एक बात समझो, अभी देखो मैंने ये चित्र जब मैंने बड़ा बनाया था, इतना बड़ा, तो देखो ये इन P और M के बीच की दूरी कितनी बड़ी थी, ज़्यादा काफ़ी दूर था, आपको दिख भी रहा था, स्पष्ट दिख रहा था। यहाँ पे शायद स्पष्ट ना दिख रहा हो, है ना। और इसको मैंने छोटा कर दिया तो देखो एकदम पास में चला गया। तो कहने का मतलब अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ का द्वारक हम छोटा कर दें, किसी भी गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा कर दें तो M बिंदु P पर चला जाता है। M बिंदु कहाँ चला जाता है, P पर। अच्छा M बिंदु तो P पर चला जाएगा, लेकिन जो अल्फा बीटा और गामा जो कोण है ये भी छोटे हो जाते हैं, तो एक बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, इसलिए इनको हम रेडियन में लिखते हैं, छोटे होने की वजह से। तो जब साइन आई और साइन आर दोनों रेडियन में हो जाएंगे तो इसका मान, साइन आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई का मान आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर का मान आर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेडियन में हो जा रहे हैं। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, n1 साइन आई की जगह कितना लिखेंगे आई इक्वल टू n2 साइन आर की जगह कितना लिखेंगे, आर लिख देंगे। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, चूंकि ये जो द्वारक है ये अत्यंत छोटा हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक यदि अत्यंत छोटा हो तब, इस जगह पे क्या लिखना है, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक इसको मिटा के लिख दूं क्या, चलो मिटा के लिख दे रहा हूं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो, तो अत्यंत छोटा होगा तो साइन आई का मान क्या हो जाएगा, आई के बराबर, और साइन आर का मान आर के बराबर। ये जो मान निकले आई और आर, यहाँ साइन आई और साइन आर की जगह पे रख दें तो n1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी n1 और साइन आई की जगह क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू n2, और साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ आर, चूंकि यहाँ से है ना। अब लग दिए। अब समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान ला करके यहाँ पे रख दो। तो n1 और आई का मान कितना है, गामा माइनस अल्फा
इक्वल टू N2 और R का मान कितना है गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर लो। अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा, है ना। अब क्या करना है, गामा गामा एक साइड करके बाकी सब एक साइड कर लो। तो गामा को उधर भेज दो, बाकी अल्फा बीटा को इधर कर लो। तो ये बीटा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा N2 बीटा माइनस ये तो है ही है N1 अल्फा इक्वल टू N2 गामा, ये उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस का N1 गामा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करना है, एक स्टेप और यहाँ पे देख लें, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू यहाँ से गामा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना N2 माइनस का N1। इतना समझ में आया। ये मान लो समीकरण 3 हो गया हमारा। अगला स्टेप थोड़ा समझ के करते हैं, एक चीज़ और समझ लें। अब बात समझिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा। अब गोलीय पृष्ठ का द्वारक जब छोटा है तो मैंने आपको बताया कि ये m कहाँ चला जाएगा, p पर। देखो इतना पास में चला गया, ये और छोटा हो जाएगा तो ये और पास में चला जाएगा एकदम। तो कहने का मतलब o से m की जो दूरी होगी वो o से p के दूरी के बराबर हो जाएगी। I से जो m की दूरी होगी वो I से p की दूरी के बराबर हो जाएगी। उसी तरह जो c से m की दूरी होगी वो c से p की दूरी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों कहे में बदल जाएंगे, रेडियन में, और I और R ये भी रेडियन में बदल जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा का मान निकालें तो यानी जो tan अल्फा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस अल्फा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AM बटे आधार कितना हो जाएगा, OM। और AM का मान कितना है, H, और OM का मान क्या बराबर हो जाएगा, OP के बराबर। तो OP का मान कितना है, माइनस का U, है ना। उसी तरह से अगर हम बीटा का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, tan बीटा। tan बीटा ध्यान से देखो, यहाँ से ये वाला त्रिभुज IAM। अब tan बीटा लंब कितना है, H, आधार कितना है, I से यहाँ तक की दूरी माइनस का V, यहाँ माइनस का V हो जाएगा। उसी तरह से अगर गामा का मान निकालें तो गामा इक्वल टू tan गामा। अब tan गामा का मान निकालेंगे तो गामा वही लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना AM, M और आधार कितना CM, और CM की दूरी कितनी है, CP। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, H अपान में CP की दूरी माइनस R। तो ये बेटा जो अल्फा बीटा और गामा के मान हैं, इन मानों को ले जाकर के यहाँ बीटा अल्फा और गामा की जगह पे हम रख देंगे। तो चलिए इनका मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, N2, और बीटा का मान कितना निकला है वहाँ पे, H अपान में माइनस का V, H अपान में माइनस का V, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, फिर N1 है N1 लिख लिया, फिर अल्फा है, अब अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना है H अपान में माइनस का U, अल्फा हो गया। यहाँ बराबर चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगाओ। गामा लिखा है, गामा का मान कितना है, H अपान माइनस का R। देखिए यहाँ पे H अपान माइनस का R, यहाँ से गामा का मान लिख के N2 माइनस N1 लिख देते हैं, N2 माइनस का N1। एक चीज़ ध्यान दो, इन दोनों में H कॉमन है, H यहाँ से कॉमन ले लो। H कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, N2 अपान में माइनस का V, और ये माइनस प्लस क्या बचा, N1 अपान में U इक्वल टू H अपान में माइनस का R, ब्रैकेट में N2 माइनस N1, ये बच गया। H से H को काट दो। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो इसके अंदर से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, N2 अपान में V, माइनस बाहर निकालना है, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, N1 अपान में U बराबर, ये तो 1 अपान R बचा ही है, ब्रैकेट में N2 माइनस N1, यहाँ से कॉमन नहीं लेना है, ये माइनस में। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बचा कितना, N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R, चूंकि पूरे का बटा R हो जाएगा। अब क्या करना है, जो अंश है, अंश के दोनों पक्षों में हम एक काम करेंगे, N1 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो N1 से अगर अंश के दोनों पक्षों में क्या करना है हमको, दोनों पक्षों में क्या करना है, N1 से भाग देने पर भाग दे दें।
भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, N2 अपान में N1 माइनस N1 अपान में N1 अपान में यहाँ पे कितना है U, यहाँ पे कितना है V, बराबर यहाँ पे N2 बाई N1 माइनस का N1 बाई N1 पूरे का बटा R। ध्यान से समझो, N1 से N1 कट गया, यहाँ N1 से N1 कट गया, और N2 अपान N1 बराबर यहाँ पे देखो हमने कुछ माना है, N2 अपान N1 बराबर क्या माना है, N माना है ना, तो ये N यहाँ पे लिख दो N2 अपान N1 की जगह। N अपान में कितना बचा V, यहाँ N1 से N1 कटा बचा कितना 1, और अपान में कितना U इक्वल टू N2 अपान N1 कितना N, फिर रख दो माइनस का या के यहाँ कितना बचा 1 पूरे का बटा R। यही हो गया हमारा डेरिवेशन किसका, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, और अगर कुछ इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, इसके न्यूमेरिकल चाहिए, इसके आगे का वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।